हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, हम समझ रहे होंगे अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ ध्वनि से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे बीपीएससी मास्टर एकेडमी में। तो सबसे पहले आप दोस्तों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपको हम एक कहने का मतलब एक शब्द है, देखिए शब्द में ही जादू छुपा रहता है दोस्तों। और जो आदमी शब्द को पकड़ करके और समय को पकड़ करके आगे बढ़ता है वो दुनिया में राज करता है दोस्तों। तो इसी के साथ आपको हम एक मोटिवेशन जो अंदर आपको उत्साहित भर दे, आगे बढ़ने का प्रेरित करे दोस्तों, उसी को हम आज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। साहस की जरूरत हो, किसी के एहसान की जरूरत हो दोस्तों, खुद को इतना कमजोर मत होने दो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो दोस्तों। तुम्हें किसी की एहसान की जरूरत हो, ये आप हमेशा अपने दिल में बैठा कर रखिएगा दोस्तों। और देखिए इसके सर आपके सामने किस प्रकार से सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। अब आते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। और क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम लोग ध्वनि से संबंधित बहुत सारे फैक्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से 2 4 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम है जहाँ पर इसका क्वेश्चन नहीं रहता। बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमटीएस जो भी एग्जाम है वहाँ से कम एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए हुए चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं, ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है दोस्तों, याद रखिएगा, जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है। क्या करती है? श्रवण की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। किस रूप में गमन करता है? ध्वनि तरंग के रूप में गमन करता है। ध्वनि कंपाया कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है, यानी वस्तुओं से जो कंपन होता है उससे ये उत्पन्न होता है। पदार्थ जिससे होकर ध्वनि गमन करता है, पदार्थ जिससे होकर ध्वनि गमन करती है, माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग कहलाती है। ध्वनि तरंगे क्या कहलाता है? यांत्रिक तरंग कहलाता है, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्य या ठोस द्रव का आवश्यकता होता है। किसका? ध्वनि तरंगे के लिए द्रव्यात्मक मान या ठोस द्रव की या गैस की आवश्यकता होता है। अब ध्वनि की चाल आते हैं दोस्तों। ध्वनि की चाल पर भी हम लोग निर्भर करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो बहुत सारे पूछे जाते हैं कि ध्वनि क्या है, तो डायरेक्ट एक ऊर्जा है, समझिएगा, है ना। ध्वनि ठोस द्रव और गैस में इसका संचरण का माध्यम है दोस्तों, याद रखिएगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। हम आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न होती है तो गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से तथा द्रव्यों में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करता है। याद रखिए, गैस रहेगा तो ध्वनि अत्यंत धीमी गति से गमन करेगा, द्रव्य रहेगा तो तीव्र गति से गमन करेगा, और ठोस में तीव्रतम यानी उससे भी और तेज गति से गमन करता है। कहने का मतलब है कि ध्वनि का गति सबसे ज्यादा किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता, याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन बार बार। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि की अपेक्षा स्टील लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करता है। यानी ध्वनि की अपेक्षा स्टील में जो ध्वनि का वेग होता है 15 गुना गमन करता है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है, तो तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों में अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होता है। वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होता है।
ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है, ये भी याद रखिएगा, तापमान पर भी निर्भर कर रहा था। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है, ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ता है तो ध्वनि का चाल क्या होता है, बढ़ता है। स्पष्ट है कि ध्वनि की शुष्क वायु में ध्वनि गति है या आर्द्र वायु की तीव्र गति से गमन करता है। ध्वनि गति है या आर्द्र वायु की तीव्र गति से गमन करता है। विभिन्न भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल हम देखेंगे। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में 0 डिग्री पर 331 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ा तो यहाँ भी 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन में 25 डिग्री पर 1284 मीटर प्रति सेकंड होता है और समुद्री जल में 25 डिग्री पर 1531 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है दोस्तों। एल्युमिनियम में 25 डिग्री पर 6420 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और लोहा में 25 डिग्री पर 5950 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और स्टील में हो जाता है 5960 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 5960 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ध्वनि का आवृत्ति परिस्पर। ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिस्पर के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कितना भागों में? 3 भागों में। ध्वनि को उनकी आवृत्ति पर परिस्पर के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला, श्रव्य तरंगे। मनुष्य में ध्वनि के श्रव्य का लगभग परिस्पर लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। कौन सा तरंग? स्वर तरंग, श्रव्य तरंगे। गलती है दोस्तों, ऑडिएबल वेव या श्रव्य तरंग इसको बोला जाता है, बोलने में मिस्टेक हो रहा। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति नहीं सुन सकता है, क्योंकि ये तरंग कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो मनुष्य नहीं सुन सकता। या ध्यान दीजिएगा, कान के पर्दे को क्या करता? संवेदित नहीं कर पाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता है दोस्तों। वह इन तरंगों को ग्रहण कर सकता है। याद रखिएगा दोस्तों। अब आते अब श्रव्य तरंगे के बारे में, इंफ्रासोनिक वेव के बारे में। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य तरंग कहते हैं। पूछता क्वेश्चन बार बार। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो ध्वनि होता है उसको कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। जिससे हेल, गैंडा, हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिस्पर ध्वनि उत्पन्न करता है। कौन कौन? गैंडा भी करता है, हाथी भी करता है, अवश्रव्य परिस्पर ध्वनि उत्पन्न करता है। प्राय देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। कुछ जंतु भूकंप से पूर्व क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख प्रघाती तरंग से पहले निम्न आवृत्ति का अवश्रव्य ध्वनि का उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब कि भूकंप से परेशान हो जाता है, जो मुख प्रघाती तरंगों जो उत्पन्न करता है उसको वो अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, जो जंतुओं को सावधान कर देता है। क्या करता है? जंतुओं को सावधान कर देता है। कौन सा तरंग? अवश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे वाला, याद रखिएगा। अब आते हैं प्रश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव भी हम लोग कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक से अधिक आवृत्ति की ध्वनि की प्रश्रव्य ध्वनि भी या प्राध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जंतु प्राध्वनिक उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डॉल्फिन, चमगादड़ जंतु प्राध्वनिक उत्पन्न करते हैं। प्राध्वनिक के अनुप्रयोग कौन कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा।
प्रध्वनि उच्च आवृत्ति तरंग है। कौन सा? उच्च आवृत्ति तरंग है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये अवरोधों को उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ गमन करती है। उद्योग तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि व्यापक उपयोग किया जाता है। याद रखिए, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्रों में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोडियोग्राफी कहा जाता है। इस तकनीक को क्या कहता है? इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। यानी पराध्वनि को हृदय से विभिन्न भागों में परिवर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी बारीक कणों को तोड़ने के किया जाता है। यानी पराध्वनि का जो उपयोग होता है दोस्तों, पथरी में बारीक कण जो होता है कणों में तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल आते हैं। मूत्र के साथ क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। आते हैं अब सोनार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तरंग? पराध्वनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब डेसिबल ध्वनि का स्तर मात्रक है। याद रखिएगा, ध्वनि के नापने की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि कर्णप्रिय या मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित है। यानी 45 डेसिबल तक के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको मान रखा है दोस्तों। प्रतिध्वनि किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वह ध्वनि फिर सुनाई पड़ती है। इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। कितना? 0.1 सेकेंड के मतलब है 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 प्रति सेकंड समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपको 50-70 के आसपास या 100 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निचोड़ निकल रहे हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, रिवीजन करेंगे। जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल आरोही क्रम में लिखिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जो होगा नाइट्रोजन होगा, उसके बाद जल होगा, उसके बाद इस्पात होगा। इसका विश्लेषण है, हम लोग देखेंगे। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के लिए। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक जबकि गैसों में न्यूनतम होते हैं। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में न्यूनतम होता है। समानता ताप और दाब की पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि का चाल अधिक होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो किसमें? धातु में होता है। किसमें? धातु में होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इस्पात में होगा। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है दोस्तों। गैस
में ध्वनि की अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ध्वनि की वायु की अपेक्षा स्टील में 15 गुना तीव्रता से गति करता है दोस्तों। इससे स्पष्ट है ध्वनि का ताप अधिकतम कितने इस्पात में होगा। ध्वनि तरंगे का सबसे तीव्रतम प्रगम होता है, याद रखिएगा, ठोस में। यदि भी ए या भी डब्ल्यू या भी ए वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 नंबर। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगा, तो याद रखिएगा लोहा में होगा। कौन सा? लोहा के में सबसे अधिकतम होगा। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व या प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व प्रत्यास्थता अधिक होता है उसमें ध्वनि की गति अधिक होगा। 20 डिग्री पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगा। ध्वनि की तरंग क्या होता है? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चलता है दोस्तों। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चलता है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चल सकते हैं। ध्वनि तरंगे वेग ठोस अधिकतम, द्रव में उससे कम और गैसों में न्यूनतम होता है दोस्तों। हवा में इसका वेग 331 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड और लोहा में 5000 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, तो याद रखिएगा वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होता है। कौन सा तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रवात्मक माध्यम, ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा अनुदिशत दोलन करता है। नीचे देंगे बिल्कुल ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। किस में? निर्वात में नहीं जा सकता है। ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर पाता है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है दोस्तों, किसमें? निर्वात में। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति। जब ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा अनुदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। म्यूजिक कंसम्प्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या करते हैं? ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ध्वनि का अवशोषण करता है। अधिकतर ठोस या कठोर सतह ध्वनि को परावर्तित करती है दोस्तों। ठोस या कठोर सतह ध्वनि को क्या करता है? परावर्तित कर देती है, जबकि कोमल तथा नरम सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेगी तो श्रोता ध्वनि की सुनाई पड़ेगी, श्रोता का प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारों छत नरम पदार्थ जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह का कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितना दूरी होना चाहिए? 16.5 मीटर। जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदना दिमाग में लगभग 1/10 सेकंड तक बना रहता है। एक पहले पढ़ चुके हैं। मनुष्य का कान में केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेदन कर सकता है। उन्हें न्यूनतम 1/10 सेकंड तक समय अंतराल पर सुनाई देता है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक किसी भी स्रोत को उत्पन्न ध्वनि जाकर किसी वस्तु से टकराकर 1/10 सेकंड का स्रोत वापस लौट आता है। वायु में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड 1/10 सेकंड प्रतिध्वनि
1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी 330 गुने 1/10 यानी 33 मीटर होता है। प्रतिवर्ती ध्वनि सुनने के लिए प्रत्यक्ष सतह न्यूनतम 16.5 मीटर होता है, यानी न्यूनतम दूरी 33/2 होगा। ध्वनि के स्रोतों पर परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। ध्वनि का वायु का वेग का अनुमानता क्या है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है, क्योंकि आप याद रखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए द्रवात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण द्रवात्मक माध्यम नहीं है। इसे चंद्रमा पर ध्वनि की तरंगे का संचरण नहीं हो पाता। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी से चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि पर ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी निम्न आवृत्ति तरंग उत्पन्न होती है। ध्वनि शैल केवल अनुदैर्ध्य या प्रत्यास्थ तरंग के रूप में प्रगामी होता है। गलत है दोस्तों, ना एक और नहीं दो होगा। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न होते हैं। अधिक लंबी बांसुरी से बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, क्योंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती होगी। इस प्रकार का कथन एक सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा, तरल में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य के रूप में प्रगामी होता है, जबकि ठोस में अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में प्रगामी हो सकता है। प्रसरव तरंग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक कीड़ों को नष्ट कर सकता है, बात सही है। एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, बात सही है। उनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, बात सही है ना। दरवाजों नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही, सभी सही है दोस्तों। ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है। श्रव्य तरंगे आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आप श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्रसरव ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का श्रवण क्षमता से परे होती है। इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने या कपड़े को धूल हटाने में या दरवाजा को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में होता है, छिपी वस्तुओं की खोज करने में या द्रव को गर्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रसरव वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। प्रसरव शब्द ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 कंपन तक के होता है। 20,000 से अधिक आवृत्ति वाले को प्रसरव कहते हैं। मनुष्य की श्रव्य की सीमा क्या है? तो याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रसरव ध्वनि का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहलाता है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनिक चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों। यह प्रसरव ध्वनि का आधारित एक चित्रांकन तकनीकी है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं। गर्भावस्था में गर्भ शिशुओं या स्वास्थ्य के बारे में इसकी जानकारी प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनिक को माध्यम से। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है, अपना शिकार कर सकता है। इसका कारण क्या है? वे प्राध्वनि तरंग निकालते हैं, उन्हें द्वारा निर्देशित करते हैं। चमगादड़ उड़ते समय प्रसरव ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। ये ध्वनि तरंग रडार तथा उचित प्रकाश तरंगों को भांति मार्ग रुकावट टकराने के बाद
प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा ओजोन लेयर का बाधा होता है दोस्तों। जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प या गैस की तीव्र धार प्रभावित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, जेट विमान कहलाता है। जो जेट विमान प्रतिध्वनि विमान की मैंने जो जेट विमान होता है तो ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं, उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इसी कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमान के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड या समताप मंडल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अब कथन एक, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल तुलना में 15 किलोमीटर ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। अभी और का स्पष्टीकरण देखते हैं। ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम से ताप पर निर्भर करती है। किस पर? ताप पर निर्भर करती है। बात तो सही है दोस्तों। तो क्या है? ये गलत है परंतु और सही है। विश्लेषण इसका देखेंगे। प्राध्वनि पिंडों की चाल मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी प्राध्वनिक यान की मैक संख्या प्राध्वनिक यान की चाल या वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि ध्वनि की चाल तापमान को बढ़ने से बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर ऊंचाई पर तापमान 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहाँ कम होने के कारण यान का वेग कम होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होता है दोस्तों। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। डेसिबल इकाई का मापक क्या है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल या डेसिबल बल का 10वां भाग होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापने में प्रयोग होता है वह होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 30 डेसिबल उत्पन्न होता है। कितना? 30 डेसिबल उत्पन्न होता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। देखिएगा, फुसफुसाहट यह 15 से 20 डेसिबल, साधारण बातचीत 30 से 60 डेसिबल, गुस्से में बातचीत 70 से 80 डेसिबल में होता है। ट्रक या मोटरसाइकिल 90 से 95 डेसिबल, यंत्र कारखाने में 100 से 110 डेसिबल, ऑर्केस्ट्रा में 110 से 120 डेसिबल होता है दोस्तों। और जेट विमान में 140 से 150 होता है दोस्तों। और जेट विमान में 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। क्या होगा? याद रखिए, यंत्र कारखानों को शोर मचाने वाली जगह पर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि कितना? 45 डेसिबल होगा। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त है। 80 डेसिबल के शोर को लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है दोस्तों। 90 डेसिबल किसी शोर के बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। कितना? 90 डेसिबल। किस स्तर पर डेसिबल अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो याद रखिएगा 80 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कौन सा है? 60 डेसिबल है दोस्तों। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर मजदूर द्वारा सुना जा रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा
इसका हथौड़े की आवाज को सुनता है उसे 2 बार आवाज सुनाई देता है। उसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है दोस्तों। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिसके कारण रेल की पटरियों से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी, फिर बाद में वायु होकर, इसलिए 2 बार आवाज सुनाई देगा। ध्वनि तरंग से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? तो हम लोग देखेंगे, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। किसी माध्यम में जैसे जैसे तापमान कम करते हैं वैसे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। ये भी सही नहीं है दोस्तों, गलत होगा, याद रखिएगा, सही होगा। और ध्वनि गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम कम होता है। ये भी गति गलत है दोस्तों। 1 और 2 सही है, इसका मतलब है बी सही होगा। सी सही होगा, लेकिन देख लेते हैं जरा सा। हम तापमान को कम, केवल सी सही होगा दोस्तों। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होता है ध्वनि की गति उसमें उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम होती है दोस्तों। ठोस एवं धातु की प्रत्यास्थता गैसों से अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि गति अधिक होती है। इस प्रकार जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाएंगे तो गति कम होगा। किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम में परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की गति बढ़ता है। एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकेंड और कांच में ध्वनि की गति 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब सितारा या बांसुरी पर एक ही स्वच्छ बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का विभेद किसके कारण होता है? तो केवल ध्वनि गुणता के कारण, क्वालिटी के कारण। ध्वनि की गुणता ध्वनि में उपस्थित सनादी अधिक स्वरों की संख्या परस्पर महत्वादी अवयवों पर निर्भर करता है। सितारा और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के कारण पहचाना जाता है। एक सितारा में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो याद रखिए दोस्तों, अपरगामी या अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होता है। जब 2 सर्वोत्तम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती है तो माध्यम में तरंग पैटर्न बनती है। बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारें छत की क्रमिक प्रवर्तक फलस्वरूप बंद हो जाने पर हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है। इसे अनुरगन कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2। देखिए, विस्तृत रूप से प्रयुक्त स्वरग्राम जिसे टिटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्ति होता है। सा आवृत्ति 256 हर्ट्ज पर होती है। स्वर नि की आवृत्ति 512 हर्ट्ज पर होता है। न ही 1 और न ही 2 होगा। संगीत स्वरग्राम आवृत्ति की एक श्रृंखला है जिसे एक एक के बाद एक बजाने पर कानों की सुखद अनुभूति होता है। निंदम आवृत्ति मुख का स्वर कहते हैं। इसके बाद उच्च आवृत्तियां मुख स्वर के एक निश्चित अनुपात में होती है। उच्चतम आवृत्ति को अष्टक कहते हैं दोस्तों। एक सरलतम संगीतक स्वर टिटोनी स्वरग्राम है। मुख स्वर और उसके अष्टक 8 आवृत्ति होती है। मुख स्वर की आवृत्ति 256 हर्ट्ज तथा उसके अष्टक की आवृत्ति 512 हर्ट्ज तक होती है। भारतीय संगीत पद्धति में 8 टोन और आवृत्ति हर्ट्ज होता है, जैसे सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा नी सा। 256 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। रेडियो का सबसे अधिक और गामा की तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होगा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सूक्ष्म तरंग रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है।
टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाई में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं। कुछ कुछ रेडियो के तरंगों का प्रयोग। अवरक्त एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। किसका? अवरक्त एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। समानता टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाली तरंग कौन सा है? तो अवरक्त किरणें। कौन सा? अवरक्त किरणें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समांतर टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग अवरक्त किरण होती है। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन ऑन एवं ऑफ करने में ही नहीं बल्कि चैनल, आवाज़ की तीव्रता, गुणता आदि नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण करने के लिए प्रयोग होता है? तो अवरक्त होता है दोस्तों। टेलीविजन या दूरस्थ नियंत्रण के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है अवरक्त का। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। गलत है। जब टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि की प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ता है। ये बात सही है दोस्तों, गलत नहीं था। ठीक है। टेलीविजन में ऑडियो या सिंक्रोनाइजर लगाकर दृष्टि को दूर किया जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में संचरण होता है तो आयाम मॉडुलन द्वारा।